हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफ़ी का जो है टॉप 20 जो है मिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पार्ट 4 वीडियो को जो है हल करेंगे और इस पार्ट में भी टॉप 20 मिक्स जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जनसंख्या संगठन, तो देखिए जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँटना जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो याद रखिएगा जनसंख्या को जो है आयु हो गया, लिंग हो गया, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँटना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिंग अनुपात से क्या समझते हैं? तो लिंग अनुपात से क्या समझते हैं? देखिए लिंग अनुपात, देखिए किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच मिलने वाले अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच जो है मिलने वाले अनुपात अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात, या इसी को इस प्रकार से या करके परिभाषा याद रखिएगा कि प्रति हज़ार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या या प्रति हज़ार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। और लिंग अनुपात या बराबर याद रखिएगा पुरुष की जनसंख्या बटे महिला जनसंख्या गुने 1000। तो इसको बारे में आप लोग याद रखिएगा, लिंग अनुपात बराबर होता है पुरुष की जनसंख्या महिला जनसंख्या गुने 1000। देखिए लिंग अनुपात भारत में, देखिए भारत में लिंग अनुपात किसकी है? स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000 होता है। तो याद रखिएगा कि भारत में लिंग अनुपात का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा स्त्रियों की जनसंख्या बट्टे जो है पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000। तो लिंग अनुपात जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आयु संरचना, देखिए कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या को मिलाने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। यानी कि कुल जनसंख्या में जब जो है विभिन्न आयु वर्ग यानी कि बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग को जब मिला देते हैं तो उसी को आयु संरचना कहलाता है। तो याद रखिएगा कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का जो है मिलाने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। देखिए आयु संरचना में 3 आयु वर्ग होते हैं, तो आयु संरचना में 3 आयु वर्ग होते हैं। एक होता है बाल आयु वर्ग, एक होता है प्रौढ़ आयु वर्ग, एक होता है वृद्ध आयु वर्ग। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बाल आयु वर्ग होते हैं तो याद रखिए 0 से 14 वर्ष तक, ठीक है। प्रौढ़ आयु वर्ग देखिए 15 से 59 वर्ष तक, ठीक है। और उसके बाद देखिए वृद्ध आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक वर्ष तक। इसके बारे में आयु संरचना के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? देखिए आयु लिंग पिरामिड, देखिए जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जो है जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या की जो है आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, याद रखिएगा जनसंख्या की जो है आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन, देखिए ग्रामीण जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय रूपों में वर्गीकृत कर अध्ययन करना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या को जो है ग्रामीण और नगरीय रूपों में वर्गीकृत कर अध्ययन करना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। तो सिंपल सा परिभाषा है कि जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय रूपों में वर्गीकृत कर अध्ययन करना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव विकास से आप क्या समझते थे? तो मानव विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए मानव विकास, देखिए ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, यानी कि मानव क विकास जब होता है, उसके विकल्पों में क्या होता है, यानी कि काम-काज जो भी रहता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है और उसके जीवन में सुधार लाता है, उसी को क्या कहते हैं, मानव विकास कहलाता है। तो याद रखिएगा ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। देखिए वृद्धि और विकास में अंतर, तो वृद्धि और विकास में अंतर याद रखिएगा, वृद्धि और विकास क्या होता है?
अंतर से संबंधित एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो देखिए वृद्धि व्यक्तियों में जो है मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे देखिए लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में परिवर्तन। और विकास देखिए विकास व्यक्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास में व्यक्तियों के गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए व्यवहार में परिवर्तन। देखिए यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। मतलब वृद्धि जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है और विकास हमेशा जो है धनात्मक होता है, ठीक है? देखिए यह समय अवधि पर परिवर्तित हो जाता है और विकास भी जो है यह भी एक समय अवधि में परिवर्तन परिवर्तन होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है यानी कि आजीवन चलती रहती है। तो इस प्रकार वृद्धि और विकास में अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विकासहीन वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए विकासहीन वृद्धि क्या होता है? देखिए जब वृद्धि तथा विकास साथ-साथ नहीं होते हैं तो उसे विकासहीन वृद्धि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब वृद्धि तथा विकास जो है साथ-साथ नहीं होते हैं तो उसे विकासहीन वृद्धि कहते हैं। देखिए तो इसके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विकासहीन वृद्धि से बढ़ रही गरीबी और प्रादेशिक संतुलन के 3 कारण बताइए। यानी कि विकासहीन वृद्धि जब होता है तो उसमें गरीबी की संख्या बढ़ जाता है और प्रदेश का असंतुलन हो जाता है, प्रदेश संतुलित नहीं असंतुलित हो जाता है, इसका 3 कारण बताने के लिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको देखिए। देखिए, विकासहीन वृद्धि से बढ़ रही गरीबी तथा प्रादेशिक संतुलन के 3 प्रमुख कारण निम्न है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर है देखिए भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों का जो है असमान वितरण। तो 1 नंबर याद रखिएगा भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण से भी क्या होता है, विकासहीन वृद्धि होता है। उसके बाद देखिए सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव यानी कि समाज के विकास के लिए जितना संसाधन होना चाहिए, तो संसाधन के अभाव से भी क्या होता है कि विकासहीन वृद्धि होता है। तो उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित जो है व्यापार का गरीब जनसंख्या पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो व्यापार संचालित किया जाता है उसका गरीब जनसंख्या पर जो है प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है विकासहीन वृद्धि होता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विकास युक्त वृद्धि से आप क्या समझते हैं? देखिए विकास युक्त वृद्धि, देखिए ऐसी ऐसी वृद्धि जिसमें वृद्धि के साथ-साथ विकास होती है उसे विकास युक्त वृद्धि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसी वृद्धि जिसमें वृद्धि के साथ-साथ विकास भी होती है उसे विकास युक्त वृद्धि कहते हैं। देखिए यह मात्रात्मक धनात्मक के साथ-साथ गुणात्मक भी होता है। यानी कि विकासहीन वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है, धनात्मक के साथ-साथ गुणात्मक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए संचार से आप क्या समझते हैं? देखिए संचार से आप क्या समझते हैं या संचार से क्या तात्पर्य है? तो देखिए संचार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचार, दर्शन और संदेशों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे अ, स्थान अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। तो याद रखिएगा कि संचार वह जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों का जो है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचार हो गया, दर्शन हो गया और संदेशों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है, तो यही क्या कहलाता है संचार कहलाता है। देखिए अतः किसी भी माध्यम से सूचना के उद्गम स्थान मतलब क्या? जहाँ से उत्पन्न होता है, उद्गम स्थान से मतलब उद्गम से लक्ष्य की ओर पहुँचाने की क्रिया संचार कहलाती है। तो संचार के बारे में याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचार हो गया, दर्शन हो गया और संदेशों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। और संचार के बारे में ये भी याद रखिएगा कि किसी भी माध्यम से सूचना को जब उद्गम से लक्ष्य की ओर पहुँचाने की क्रिया संचार कहलाती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए जनसंख्या घनत्व देखिए, प्रति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यह देखिए यह गणितीय घनत्व कहलाता है और जनसंख्या घनत्व जो होता है वह गणितीय घनत्व भी कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में याद रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व जो है गणितीय घनत्व भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है देखिए, किसी नगरीय संकुलन की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो याद रखिएगा। देखिए एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी भी का एक संयोजन हो सकता है। यानी कि इन तीनों में से कोई एक रहेगा तो उसको नगरीय संकुलन कहेंगे। तो बोल रहा है नगरीय संकुलन की पहचान कर सकते हैं। तो पहचान करने के लिए तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 1 नंबर है देखिए
एक नगर तथा उसका संलग्न विस्तार, यानी कि एक नगर होना चाहिए और उसका लगातार क्या होना चाहिए? विस्तार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए। उसके बाद देखिए, विस्तार सहित अथवा बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए नगर, यानी कि विस्तार सहित होना चाहिए अथवा बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए नगर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, एक नगर और उससे सटे हुए 1 या 1 से अधिक नगरों का निर्माण, यानी कि एक नगर होना चाहिए और उससे सटे हुए 1 या 1 से अधिक नगरों का निर्माण जब होता है, तो वही जो है नगरीय संकुल कहलाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। याद रखिएगा, 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। देखिए, जबकि कई महानगर महानगर एवं मेगा नगर मिलाकर नगरीय संकुल बनाते हैं। लेकिन जब कई जो है महानगर और मेगा नगर को मिलाया जाता है, तब नगरीय संकुल बनते हैं, जिनमें जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। जिनमें जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक होती है। तो महानगर के बारे में याद रखिएगा, 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि कई महानगरों एवं मेगा नगर मिलाकर नगरीय संकुल बनाते हैं, जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। नेक्स्ट है देखिए, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए, आकार के ये जो है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बाँटा गया है। तो याद रखिएगा, आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बाँटा गया है। एक है देखिए, एक है कुटीर उद्योग, एक है देखिए लघु या छोटे पैमाने के उद्योग और एक है देखिए वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। तो सबके बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसा उद्योग जो मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। तो कुटीर उद्योग के बारे में याद रखिएगा, वैसा उद्योग जो मुख्यतः जो है परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं और यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है और कुटीर उद्योग जो है निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कुटीर उद्योग के बारे में याद रखिएगा, वैसा उद्योग जो मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं और यह जो है निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, घास-फूस से रस्सी बनाना, कुटीर उद्योग का काम क्या होता है? कुटीर उद्योग में काम होता है देखिए, घास-फूस से रस्सी बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना इत्यादि, ये सभी काम कुटीर उद्योग में होता है। तो कुटीर उद्योग के बारे में याद रखिएगा, वैसा उद्योग जो मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे में याद रखिएगा, यह जो है निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम घास-फूस से रस्सी बनाना, मिट्टी के से बर्तन बनाना इत्यादि। देखिए, अब देखिए लघु या छोटे पैमाने का उद्योग क्या होता है? देखिए, वैसा उद्योग जिसमें अर्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। इसमें इसमें क्या करते हैं? अर्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं तथा अर्धकुशल मतलब कि आधा कुशल जो है मज़दूर होते हैं, ठीक है? मज़दूर कार्य करते हैं तथा शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होता है, उसे लघु या छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उसे लघु या छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। देखिए, इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और इसी उद्योग में क्या होता है? स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। और देखिए, यह उद्योग भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया तथा ब्राज़ील जैसे विकासशील राष्ट्रों में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। और जो लघु या छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, वो भारत देश हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील जैसे विकासशील राष्ट्रों में देखिए स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। देखिए, नेक्स्ट जो है देखिए, वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। तो वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग क्या होता है? देखिए, वैसा उद्योग जिनमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, पर्याप्त कुशल श्रमिक और विकसित तकनीक तथा पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है, उसे वृहद उद्योग कहते हैं। तो वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग में याद रखिएगा, वैसा उद्योग जिसमें जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के कच्चे माल और पर्याप्त कुशल श्रमिक, ठीक है? कुटीर उद्योग में परिवार के सदस्य के सहयोग से चलाए जाते हैं, लेकिन लघु उद्योग में देखिए अर्ध कुशल श्रमिक, लेकिन बड़े वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग में देखिए पर्याप्त जो है कुशल श्रमिक और देखिए विकसित तकनीक तथा पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है, उसे वृहद उद्योग कहते हैं। देखिए, इस उद्योग की स्थापना मुख्यतः वाष्प चालित मशीनों के आविष्कार के बाद प्रारंभ हुआ। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है किस उद्योग की स्थापना जो है वाष्प चालित मशीनों के आविष्कार के बाद प्रारंभ हुई, तो याद रखिएगा वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताएँ, तो अंतर देखिए, तो अंतर से संबंधित एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। देखिए, यह उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। यानी कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, वो मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं।
जबकि लघु उद्योग में देखिए इस उद्योग में सामान्यतः जो है श्रमिक कार्य करते हैं। लघु उद्योग में सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं। देखिए इस उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है और लघु उद्योग में देखिए इस उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। देखिए इस उद्योग में स्थानीय माँग की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। यानी कि कुटीर उद्योग में देखिए स्थानीय माँगों की पूर्ति के लिए जो है वस्तुओं का उत्पादन होता है और देखिए लघु उद्योग में देखिए इस उद्योग में बड़े क्षेत्र की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखिए इसमें कच्चे माल की आपूर्ति जो है स्थानीय स्तर पर की जाती है। यानी कि कुटीर उद्योग में देखिए कच्चे माल की पूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है और देखिए लघु उद्योग में इसमें कच्चे माल की आपूर्ति जो है आयातित माल द्वारा किया जाता है, ठीक है? आयातित माल द्वारा यानी कि खरीदे गए वस्तुओं के द्वारा होती है, ठीक है? देखिए इस उद्योग में तैयार माल के लिए बाज़ार स्थानीय होता है जबकि देखिए लघु उद्योग में इस उद्योग में तैयार माल के लिए बाज़ार विस्तृत बड़ा होता है अर्थात दूरस्थ न बाज़ारों यहाँ नज़ारों नहीं होगा, यहाँ पर बाज़ारों होगा, इसको सही कर लीजिएगा। दूरस्थ बाज़ारों में भेजा जाता है। तो इस तरह से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में देखिए अगर 2 मार्क्स में अंतर पूछेगा तो आप लोग को 2 से 3-3 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है? 2 से 3 पॉइंट लिखना है, 5 मार्क्स में पूछेगा तब आप लोग को 5-5 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखना है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा, देखिए यूरेनियम और थोरियम प्रमुख जो है परमाणु खनिज है। तो याद रखिएगा यूरेनियम और थोरियम जो है प्रमुख परमाणु खनिज है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, देखिए इनके नियंत्रित विखंडन से प्राप्त परमाणु ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा या अणु ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा यूरेनियम और थोरियम प्रमुख प्रमुख जो है परमाणु खनिज है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनके नियंत्रित विखंडन से प्राप्त परमाणु ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा या अणु ऊर्जा कहते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र देखिए तारापुर तारापुर जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? कि कौन से परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। देखिए रावत भाटा जो है राजस्थान में है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद देखिए कैगा जो है कर्नाटक में है, देखिए का काकरापारा जो है गुजरात में है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। ये सभी क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कौन से नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में है, ठीक है? इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की क्या भूमिका है, क्या योगदान है उसका वर्णन करना है। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय है। पहला देखिए सड़कों के विकास ने गहन व विस्तृत कृषि को संभव बनाया। सड़क के विकास होने से गहन और विस्तृत कृषि क्या हो पाया है? संभव बनाया है। देखिए देखिए साथ ही कृषि उपजों को यानी कि कृषि से जो उपज प्राप्त होते हैं उसको गंतव्य स्थान पर यानी कि सही स्थान पर सही समय पर पहुँचाने में भारत में सड़कों के विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि सही समय पर सही स्थान पर सड़क तभी पहुँचा सकते हैं जब सड़क अच्छा हो। तो इसमें क्या हो कि भारत के विकास में सड़कों का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। तो याद रखिएगा सड़कों के विकास ने गहन व विस्तृत कृषि को संभव बनाया है। साथ ही कृषि उपजों की गंतव्य स्थलों से तक पहुँचाने में भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए सड़क के विकास से देश भर में औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहित मिला है। यानी कि सड़क के विकास होने से देश में जो है औद्योगिक विकास को पर्याप्त जो है प्रोत्साहन मिला है। देखिए सड़क के विकास ने देश भर में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में मिलने वाले अंतर को कम किया है। यानी कि सड़क के विकास ने क्या किया है कि विभिन्न विभिन्न जो है वस्तुओं के मूल्यों में मिलने वाले अंतर को क्या किया है? कम किया है। देखिए समय और धन की बचत को बढ़ावा मिला है और सड़क के विकास होने से क्या हुआ कि समय समय व धन की बचत को बढ़ावा मिला है। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन को बल मिला है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है ज़्यादा खर्च ना हो सके इस पर भी क्या मिला है? बल मिला है। देखिए श्रम को यानी कि काम को गतिशील बनाकर रोज़गार की समस्या को कम किया है। काम को गतिशील बनाकर बेरोज़गारी की समस्या को क्या किया है? कम किया है। देखिए सड़कों के माध्यम से माल ढोने में समय पर संचालन में बचत होती है कि सड़कों के माध्यम से जो है किसी वस्तु को ढोने में समय तथा देखिए संचालन की जो खर्च होती है, उसमें क्या होती है? बचत होती है। देखिए
परिवहन के अन्य साधनों को सफल अ, स परिवहन के अन्य साधनों को जो है सफलता सड़क परिवहन की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है। ये भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की जो है भूमिका याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में शुरू की गई जनजातीय विकास परियोजनाओं के लाभों की परख कीजिए यानी कि वर्णन कीजिए। देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के समीप, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के समीप समीप जो है भरमौर नामक जनजातीय क्षेत्र है। तो पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में के नज़दीक जो है भरमौर नामक जनजातीय क्षेत्र है? तो याद रखिएगा चंबा जिले के समीप यानी कि नज़दीक जो है भर भरमौर नामक जनजातीय क्षेत्र है। देखिए जिसे 21 नवंबर 1975 को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया और उसको जनजातीय क्षेत्र कब घोषित किया गया? 21 नवंबर 1975 को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए यहाँ गद्दी जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा भरमौर क्षेत्र में किस जनजाति के लोग पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा गद्दी जनजाति के लोग जो है पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में संसाधन की कमी है और इस क्षेत्र में क्या है? संसाधन की कमी है। देखिए देखिए भरमौर क्षेत्र में विकास जो है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। तो देखिए इस क्षेत्र में समन्वित विकास की प्रार विकास की प्रारंभ 1970 के दशक में किया गया है। मतलब इस क्षेत्र में जो है समन्वित विकास की प्रारंभ 1970 के दशक में किया गया। इसमें गद्दी जाति के लोग को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया और उसमें क्या किया गया है? उसमें गद्दी जाति के लोगों को जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। देखिए 5वीं पंचवर्षीय के प्रारंभिक वर्ष में, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो है प्रारंभिक वर्ष में इस क्षेत्र में जो है जनजातीय विकास परियोजना प्रारंभ हुई। यानी कि 5वीं पंचवर्षीय के प्रारंभिक वर्ष में इस क्षेत्र में जनजातीय विकास परियोजना प्रारंभ हुई और देखिए जिसके प्रमुख लाभ इस प्रकार है। देखिए तो लाभ क्या है देखिए, भरमौर क्षेत्र में विद्यालय हो गया, उसके बाद देखिए जन स्वास्थ्य हो गया, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार तथा विद्युत के रूप में अवसंरचनात्मक विकास हुआ है। देखिए काफ़ी विकास हुआ जो है भरमौर क्षेत्र में देखिए विद्यालय यानी कि स्कूल, कॉलेज हो गया, जन स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल जो भी हो गया, पेयजल पेयजल, सड़कों तथा संचार तथा विद्युत के रूप में संरचनात्मक विकास हुआ। देखिए होली तथा खानी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गाँवों को विकास का सर्वाधिक लाभ मिला। यानी कि होली तथा खानी क्षेत्रों में जो रावी नदी के साथ जो बसे गाँवों को जो है विकास का जो है सर्वाधिक क्या मिला? लाभ मिला। जबकि तुंदाहा और कुगाती क्षेत्रों के दूर-दराज के ग्राम भी जो है अभी भी विकास से अछूत है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अ, देखिए भरमौर क्षेत्र की साक्षरता दरों में तीव्र वृद्धि हुई। यानी जब विकास हुआ तो विकास के फलस्वरूप क्या हुआ कि भरमौर क्षेत्र की साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि हुई। देखिए लिंग असमानता में कमी, लिंग अनुपात में सुधार तथा बाल विवाह में कमी का अनुभव की गई। देखिए 1970 से 2000 की अवधि में हालों तथा देखिए विभिन्न नकदी फसलों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। और देखिए 1970 से 2000 की अवधि में हालों तथा विभिन्न नकदी फसलों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय क्या हुई? वृद्धि हुई। देखिए परंपरागत रूप से किए जाने वाले ऋतु प्रवास में यानी कि जिसके कारण वहाँ के लोग प्रवास कर जाते थे प्रत्येक वर्ष, तो उसमें किए जाने वाले जो है प्रवास में जो है संलग्न जनसंख्या में तेज़ी से क्या आई है? कमी आई है। वर्तमान में कुल जो है गद्दी परिवारों का केवल 1/10वाँ भाग ही ऋतु प्रवास यानी कि 10 में से 1 व्यक्ति ही क्या करते हैं? ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार प्रवास कर जाते हैं भरमौर क्षेत्र का। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है देखिए कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योगों को कितने वर्गों में बाँटा गया है? वर्णन कीजिए। देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्न 5 वर्गों में बाँटा गया है जो इस प्रकार है। याद रखिएगा कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योगों को निम्न 5 वर्गों में बाँटा गया है जो इस प्रकार है। एक है देखिए कृषि आधारित उद्योग, एक खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद देखिए रसायन आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। और देखिए इन सभी का परिभाषा नाम पर ही याद है, नाम पर ही आधारित है, तो ये सभी का परिभाषा निश्चित रूप से आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। तो ध्यान देकर सभी के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? तो देखिए ऐसा उद्योग जिसमें कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उसे
कृषि आधारित उद्योग कहते थे। कृषि आधारित उद्योग में याद रखिएगा ऐसा उद्योग जिसमें कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे कहते हैं उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए जैसे भोजन प्रसंस्करण उद्योग उद्योग, चीनी उद्योग, सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफ़ी तथा रबर उद्योग इत्यादि। ये सभी क्या है कृषि से प्राप्त उत्पादों से के प्रयोग से ये बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सिंपल सा है, ऐसा उद्योग जिसमें कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे भोजन प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफ़ी तथा रबर उद्योग इत्यादि। नेक्स्ट है देखिए खनिज आधारित उद्योग। देखिए वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें कच्चे माल के रूप में जो है खनिजों का प्रयोग करते हैं, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ उद्योग में लौह अंश वाले खनिज खनिज लौह अंश वाले धात्विक खनिज का उपयोग होता है, जिसमें लोहा का अंश होता है, उस प्रकार के धात्विक खनिज का प्रयोग होता है। जैसे देखिए लौह इस्पात उद्योग। देखिए, कुछ उद्योग में अलौह यानी कि जिसमें अलोह अलोह धा मतलब धातु होता है लेकिन उसमें लोहा का अंश नहीं होता है, तो उसी को अलोह धात्विक खनिजों कहते हैं। तो कुछ उद्योग में देखिए अलोह धात्विक खनिजों का प्रयोग होता है, जैसे देखिए तांबा हो गया, एल्यूमीनियम हो गया एवं रत्न आभूषण उद्योग। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें जिनमें देखिए कच्चे माल के रूप में अधात्विक खनिज मतलब जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, उपयोग होता है, जैसे सीमेंट व चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग। तो देखिए आप लोग को अगर सिर्फ यहाँ पर इतना नहीं लिखना है, ठीक है? इतना बात हम आप लोग को इसलिए बताएँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह अंश वाले जो है कौन से जो है खनिज लौह अंश पर आधारित खनिज उद्योग कौन-सा है? तो लौह इस्पात उद्योग। और देखिए अलौह धात्विक खनिजों क कौन-कौन होते हैं? तो देखिए तांबा, एल्यूमीनियम एवं रत्न आभूषण उद्योग। और मतलब अधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? देखिए जैसे सीमेंट हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग, ठीक है? तो इसलिए हम आप लोग को बताएँ हैं। एग्ज़ाम में आप लोग से पूछेगा तो इतना ही तक लिख ये बात नहीं भी लिखेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट है देखिए रसायन आधारित उद्योग। देखिए वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसे रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। तो रसायन आधारित उद्योग में याद रखिएगा वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसे रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, नमक उद्योग हो गया, गंधक उद्योग हो गया, पोटाश उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया और कृत्रिम रेशा बनाने वाले उद्योग। ये सब क्या है रसायन आधारित उद्योग है। देखिए नेक्स्ट है देखिए वनों पर आधारित उद्योग। देखिए इस वर्ग के उद्योगों में वनों से प्राप्त अनेक उत्पादों से फर्नीचर, कागज इत्यादि इत्यादि बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा वनों पर आधारित उद्योग में जो है वनों से प्राप्त अनेक उत्पादों से फर्नीचर हो गया, कागज हो गया इत्यादि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए पशु आधारित उद्योग। तो देखिए इस वर्ग के उद्योग में पशुओं से प्राप्त ऊन तथा चमड़े का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो यानी पशु आधारित जो उद्योग होते हैं उसमें ऊन तथा चमड़े का जो है उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है? जैसे जैसे देखिए चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग इत्यादि। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अभी आप लोग को हम जो है बहुत स कुछ तैयारी कराएँगे, ठीक है? तो बहुत कुछ तैयारी कराएँगे, रिवीजन कराएँगे। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जो है अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।